खबरों का सारथी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में फोडा ने हड़ताल की खत्म का एसोसिएशन जारी रखेंगे स्ट्राइक। आईएमए के डॉक्टर बोले महिला डॉक्टरों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधित करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्र के नाम देंगे संदेश। हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में सभी चैनलों पर किया जाएगा प्रसारित। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव का ऐलान संभव। अक्टूबर नवंबर में 6 फेज में वोटिंग हो सकती है। चुनाव आयोग आज गृह मंत्रालय से मिलेगा। केजरीवाल की जमानत पर आज हो सकती है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ईडी केस में जमानत दे चुका है। सीबीआई केस में जेल में है। इलेक्शन मोड में मनीष सिसोदिया। पूरी दिल्ली में मनीष सिसोदिया करेंगे पदयात्रा। पदयात्रा का मकसद जनता को बीजेपी की साजिश को बताना है। दिल्ली के गृह मंत्री हैं। एलजी के नाम किया तय। केजरीवाल ने आतिशी का नाम दिया था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ लेकर चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की। और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है, और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें मानना चाहिए होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। हमें अपनी उन गलतियों का परिमार्जन करना पड़ेगा जिन गलतियों के कारण विदेशी आक्रांताओं को भारत के अंदर घुसने, भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों को अपवित्र करने, भारत की परंपरा और संस्कृति को नष्ट करने का एक अवसर जिन्हें प्राप्त हुआ था, उस प्रकार की गलतियों को, वह विभाजन की जो त्रासदी तक हमें पहुंचाया है, वह जातीय विभाजन के रूप में, क्षेत्रीय विभाजन के रूप में, भाषाई विभाजन के रूप में, इन सभी से उभर करके हम सबको राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ मिलकर के कार्य करना होगा। भारत की आजादी इस बात के लिए हम सबका आह्वान कर रही है। और याद रखना, भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, ये लोकतंत्र की जननी भी है। जितनी स्वतंत्रता भारत ने अपने नागरिकों को दी है, दुनिया के अंदर इस प्रकार की स्वतंत्रता किसी भी अन्य देश में
अपने नागरिकों को नहीं प्राप्त हो पाई है। हम सबको अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहिए। हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता का सम्मान करना चाहिए। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सत सत नमन करना चाहिए, जिन्होंने अपनी पीड़ा को दबाने के बावजूद भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक भारत के संविधान को भारतवासियों को प्रदान किया। जो संविधान आज भी हम सबका नेतृत्व करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। और उन सभी महापुरुषों से जिन्होंने भारत के संविधान सभा के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया, इस संविधान के माध्यम से हम सबको भारत के इस लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। और इस लोकतंत्र के साथ मिलकर के कैसे हम लोगों को जो स्वतंत्रता मिली है, इन स्वतंत्रता के उन नायकों के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करना होगा, जिन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व भारत की आजादी के लिए समर्पित करके अपने आप को बलिदान किया था। आज के इस अवसर पर भारत फिर से अखंड भारत की दिशा में अग्रसर हो सके, महर्षि अरबिंदो के सपने को साकार कर सके, उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो सके, इसके लिए हमें भारत को 1947 तक, जब भारत अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, शताब्दी महोत्सव 1947 में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, उस समय एक ऐसा भारत जो विकसित भारत होगा, शक्तिशाली भारत होगा, सशक्त भारत होगा। और सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिन पंच प्रणों की बात की, उन पंच प्रणों में सबसे महत्वपूर्ण प्रण है और वह है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य के प्रति हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, शासन में हो सकते हैं, प्रशासन में हो सकते हैं, पुलिस सेवा में हो सकते हैं, व्यवसाय में हो सकते हैं, युवा हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, समाज के किसी भी तबके में रहकर के वो कार्य, शिक्षक है, अधिवक्ता है, किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है, उस क्षेत्र में अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ उसे कार्य करना होगा। राष्ट्र प्रथम का यह भाव जब हमारे जीवन का संकल्प बनेगा, तो भारत के अंदर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगने वाली है। याद रखना, पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत की प्रगति दुनिया को अचंभित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है। दुनिया अभिभूत है, भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। उसे विश्वास है कि भारत अगर सुरक्षित है तो विश्व मानवता सुरक्षित है। और इसलिए भारत की तरफ आज के समय में दुनिया के अंदर कहीं भी कोई संकट आता है तो भारत की तरफ दुनिया देख रही है। भारत की तरफ दुनिया का यह आकर्षण हमें एक नए भारत का दर्शन कराता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना, और 10 वर्ष में, आज से 10 वर्ष पहले भारत दुनिया की 10वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति था। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि 1947 होते होते भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, और उस ताकत के लिए भारत के हर नागरिक को एकजुट होकर के अपने आपसी मतभेदों को समाप्त करते हुए
जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर विभाजन करने वाले उन ताकतों से सतर्क रहते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचना होगा। इतिहास के उन गलतियों के परिमार्जन का एक अवसर हम सबके सामने है। हम फिर से इस प्रकार की गलतियों की त्रासदी और इस प्रकार की विभाजन की त्रासदी का सामना फिर से वर्तमान और भावी पीढ़ी को न करना पड़े, इसके लिए हम सबका संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय होना चाहिए। विभाजन की इस त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार रहा है। कांग्रेस विभाजन की इस त्रासदी के लिए और समय समय पर देश के साथ हुए इस धोखे के लिए कभी देश की जनता से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि उनका चरित्र कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा। कांग्रेस का वास्तविक चरित्र अधिनायकवादी रहा है और देश के अंदर जब भी उसको अवसर मिला उसने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया। 1975 इसका उदाहरण है। जब भी कहीं पर नागरिकों ने अपने अधिकारों की बात की, उसने आपस में लड़ाने का काम किया। देश के अंदर भाषाई विवाद, देश के अंदर क्षेत्रीय विवाद, देश के अंदर सनातन राष्ट्र में हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाने का कार्य, ऐसे तमाम ऐसे पाप हैं इनके, जिन पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। और इसलिए हमें इस प्रकार के लोगों से सावधान रहते हुए फिर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए जो देश के वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी की स्थिति पैदा करे। इसके लिए हम सबके जीवन का इस संकल्प होना चाहिए, हम इसके लिए परिमार्जन करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। मैं धन्यवाद दूंगा उन वक्ताओं को जिन्होंने अपनी बातों को यहां पे रखा, और खास तौर पर सरदार निर्मल सिंह ने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने एक बात भी यहां पे रखी कि त्रासदी किस प्रकार की थी। हमारी लखनऊ की पूर्व मेयर स्वयं उस त्रासदी का शिकार बनी थी, मात्र 1 वर्ष की, और 2 वर्ष के बाद उनके पिता उन्हें उस कैंप में मिल पाए जहां पर वे लोग, उनके परिवार के लोग त्रासदी के शिकार थे। किस प्रकार की स्थितियां थी, बैलगाड़ी से चल रहे हैं, उनको भी पता नहीं उनका ठिकाना कहां है, कहां लक्ष्य है, कोई पता नहीं। किस प्रकार के दृश्य थे, किस प्रकार की त्रासदियां थी। बरसात का समय, नदी नालों में पानी, भीषण गर्मी, उमस, और उस समय अपने परिवार के साथ अपने पुरखों की भूमि को छोड़ करके जाना। उन स्थितियों में अपने इष्ट देव को छोड़ करके जाना किस प्रकार का दृश्य रहा होगा, आज भी हम देख सकते हैं। ननकाना साहिब में हमें गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में वहां कीर्तन का अनुमति नहीं होती है, नगर कीर्तन की अनुमति नहीं मिल पाती है, कोई भी आयोजन वहां करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। और सिंध तो हिंदू बाहुल्य था, सिंध तो आज भी सिंधी बाहुल्यता का राज्य है, उसे पाकिस्तान में के अंदर क्यों जाने दिया गया। बांग्लादेश की आबादी 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे, 22% हिंदू थे। आज उनकी संख्या घट करके कितनी रह गई है, 7 से 8% रह गई है। उसमें भी आपने अभी 1 सप्ताह पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहां के हिंदुओं ने किया था। लाखों हिंदू जुट करके वहां पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहकर, बांग्लादेश के अंदर रह करके भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। और मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए
जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें इस मजहबी उन्माद से देश को भी और दुनिया को भी बचाने के लिए आह्वान करना होगा। और मुझे लगता है कि ये मजहबी उन्माद एकता के माध्यम से ही परास्त होगा। महर्षि अरविंदो का अखंड भारत का सपना इसका समाधान होगा। आज के इस अवसर पर मैं विभाजन की त्रासदी के शिकार परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, उस समय खोया था, उन सब के प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास करता हूं कि विभाजन की इस त्रासदी से हम कुछ सबक लेकर के आने वाली भावी पीढ़ी के सामने इस प्रकार की त्रासदी न होने पाए, इसके लिए संकल्पित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। और यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक के लिए जल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लेकर चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। सब तो पहला चंडीगढ़ के सारे मीडिया साथी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और जिस भी मीडिया ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ जिस भी मंच ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ प्रतिनिधित्व करते हो, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है। शॉर्ट नोटिस ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत विलक्षण किस्म का वाधा हो रहा है। जो आम आदमी पार्टी का विचार है, जो आम आदमी पार्टी का एजेंडा है, आम लोगों की सेवा करना, दबे कुचले लोगों को उपर लेके आना, पढ़ाई, हैल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, जो एजेंडा है बिल्कुल उस एजेंडे ते पूरे उतरते हैं। विधान सभा दे विच तुसीं उन्हां नूं बोलदे देखिया होना। नवां शहर तो शहीद भगत सिंह होरां दी धरती नूं ओह रिप्रजेंट करते हैं। डॉक्टर सुखविंदर सुखी जी MLA ने ते दबे कुचले लोकां लई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा नूं अगे लैके चलते ने। अपना एक क्लीनिक है जिथे MLA होने के बावजूद भी गरीबां दे मुफ्त इलाज, आम लोगों नूं अपनी डॉक्टरी महारत जिहड़ी परमात्मा ने बख्शी है वो तो आम लोगों नूं राहत दिंदे आ, लोगों का इलाज करते हैं ते नाल दी नाल उन्हां दी ड्यूटी लोगों ने समाज का ऑपरेशन करन दी भी लाई हुई है। सो अज बहुत सारे साथी साडे पार्टी दे बैठे ने, जब डॉक्टर संदीप पाठक बैठे ने, संगठन देखते ने, साडे SC विंग दे प्रधान MLA महल कलां कुलवंत पंडोरी जी बैठे ने, ते डॉक्टर साहब दे नाल आए ने, ये भी SC विंग दे प्रधान ने नवां शहर दे, की नाम होना, सोन लाल टांडा जी, वो भी इत्थे पहुंचे ने, धन्यवाद है। उन्हां दे नाल उन्हां दे साथी बहुत सारे डॉक्टर ने, बहुत सारे समाज सेवी ने, बहुत सारे इन्हां दे नाल जुड़े हुए ने। वैसे भी डॉक्टर कम्यूनिटी दी आम आदमी पार्टी नाल काफ़ी मिलती है, स्टार मिलते हैं, जिहदे साडे कोले डॉक्टर बलजीत कौर है, डॉक्टर बलबीर सिंह है, डॉक्टर चन्नी है चमकौर साहब वाले, डॉक्टर रवजोत है, डॉक्टर अजय गुप्ता है, डॉक्टर विजय सिंगला, डॉक्टर साडे सब तो बड़ी गल तो घरें भी डॉक्टर है।
ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਜੀਜੇ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ MLA ਨੂੰ ਜਾਂ उस MP ਨੂੰ टाइम मिल। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से हम बातें कही हूँ। और लाइव न्यूज में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर आज शाम राष्ट्रपति देश के नाम देंगे संबोधन। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन होगा। शाम 7 बजे राष्ट्रपति मुर्मू देश के नाम संदेश देंगे और राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान का उद्घाटन भी करेंगे। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। वजूखाने के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। वजूखाने के SI सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल करने के बाद श्रृंगार गौरी केस के मुख्य याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई के बाद सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वजूखाने के SI सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल किए जाने के बाद वजूखाने के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, प्रयागराज से खबर, ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वजूखाने के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। वजूखाने के SI सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल किए जाने के बाद वजूखाने के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर आज शाम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन देंगी। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको हम बता दें, जहां पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन होगा। शाम 7 बजे संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान में का उद्घाटन भी करेंगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं रेवाड़ी से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रेवाड़ी गेस्ट हाउस में होगी। भाजपा की बैठक, मंत्री
डॉक्टर बनवारी लाल बैठक में होंगे शामिल। कोसाली विधायक समेत कई नेता भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, रेवाड़ी गेस्ट हाउस को लेकर ये बड़ी जानकारी। कई हम लोग बैठक में होंगे शामिल। नारनौल से खबर है, जहां पर बीजेपी का सम्मान समारोह कार्यक्रम होगा। सम्मान समारोह में प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोहनलाल बड़ोले सियासी मुद्दों पर करेंगे बातचीत और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, अभय यादव मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मोहनलाल बड़ोले सियासी मुद्दों पर करेंगे बात। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां सियासी मुद्दों को लेकर भी होगी बातचीत। कुरुक्षेत्र से खबर आपको हम बताते हैं, जहां बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान शाम 4 बजे पुलिस लाइन से शुरू होगी यात्रा। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी यात्रा में रहेंगे मौजूद। प्रदेश भर में मनाया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान मनाए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गुरुग्राम में हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल कौशिक का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और समारोह में हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से कांग्रेस टेंशन में है। मोहनलाल ने कहा कि प्रदेश में इन्हीं जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार भी सरकार बनेगी और कांग्रेस तीसरी बार भी हार का स्वाद चखेगी। श्री कौशिक ने समारोह में भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, मोदी नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, मोहनलाल कौशिक जिंदाबाद के नारे भी खूब लगाए। तो हरियाणा तीसरी बार नायब सरकार, तीसरी बार भाजपा सरकार, हरियाणा में बार बार भाजपा सरकार और यही हमारी पार्टी का नारा है कि हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप। इस बार कितनी बार? अब की बार स्पष्ट बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत। धन्यवाद। खबर है गुरदासपुर से, जहां पर साइबर अपराधियों ने एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी के 2 खातों से सिम स्वैप कर 10.68 लाख रुपए निकाल लिए हैं और बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी आपको बता दें कि हीरालाल अग्रवाल ने कहा कि बीते जुलाई
के महीने में अज्ञात मोबाइल नंबर से उनका क्रेडिट कार्ड रद्द करने का व्हाट्सएप संदेश मिला, जबकि उनके नाम पर कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था। मैसेज पढ़ने के कुछ देर बाद मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो गया और सिम कार्ड काम करना बंद कर दिया। परेशान होकर अगले दिन एयरटेल कंपनी के दफ्तर गए तो वहां बताया गया कि उनका सिम ब्लॉक कर दिया गया है। नया सिम लेने के बाद बैंक के ऐप पर खाते के बैलेंस चेक किया तो अलग अलग बैंकों में बैलेंस जीरो मिले। इसके बाद धोखाधड़ी की शिकायत साइबर क्राइम सेल में की गई है। लखनऊ से खबर, यूपी के पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित किए जाएंगे। होमगार्ड सिविल डिफेंस सर्विसेज के एक कर्मी को गैलेंट्री सम्मान मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, यूपी के पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और स्वतंत्रता दिवस पर पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं कानपुर से खबर, जहां दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, आसपास के घरों से निकलकर भागे हैं लोग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। एफएसओ ने बताया शॉर्ट सर्किट से लगी आग। थाना फीलखाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जाती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर फीलखाना थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आई है। आसपास के घरों को लेकर अहम जानकारी। सूचना पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम। आसपास के घरों से निकलकर भागे हैं लोग। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एफएसओ ने बताया शॉर्ट सर्किट से लगी आग। थाना फीलखाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जाती है। कानपुर से खबर, दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। और अगली खबर है फतेहपुर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत की बात सामने आई है। हाईवे किनारे पेड़ पर लटका मिला युवती का शव, हत्या की आशंका। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। सरवनपुर नेदौरा गांव की रहने वाली है युवती। कल शाम से घर से लापता थी युवती। मां की डांट से नाराज होकर घर से निकली थी युवती। और आपको बता दें कि खागा कोतवाली क्षेत्र सुजानीपुर मोड़ हाईवे का पूरा मामला बताया जाता है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां ड्रोन से हो रही है सरकारी भवनों की सुरक्षा। सीएम आवास पर होगी ड्रोन से सुरक्षा। राजभवन समेत विशिष्ट जगहों की सुरक्षा। राजभवन, सीएम आवास, लोक भवन पर ड्रोन भी तैनात होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी पुलिस का सुरक्षा विभाग खरीदेगा
4 टेथर ड्रोन, उच्च तकनीक वाले 4 टेथर ड्रोन खरीदेगा पुलिस विभाग और टेथर ड्रोन खरीदने के लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर विशेष जगहों पर अब ड्रोन से सुरक्षा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, मनीष सिसोदिया की पदयात्रा टली है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की पदयात्रा टली। आज होने वाली दिल्ली व्यापी पदयात्रा टली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुरक्षा सतर्कता को लेकर यहां बातें सामने आई हैं। सिसोदिया की पदयात्रा शुक्रवार 16 अगस्त से अब शुरू होगी। दिल्ली से बड़ी जानकारी, मनीष सिसोदिया की पदयात्रा टली। आज होने वाली दिल्ली व्यापी पदयात्रा टली है। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है और सतर्कता कारणों से पुलिस के निवेदन पर टली यात्रा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिसोदिया की पदयात्रा शुक्रवार 16 अगस्त से होगी शुरू। सुरक्षा सतर्कता कारणों से पुलिस के निवेदन पर टली यात्रा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिसोदिया की पदयात्रा शुक्रवार 16 अगस्त से शुरू होगी। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, आईएएस सुजीत कुमार जयंत चौधरी के प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के प्राइवेट सेक्रेटरी बने सुजीत कुमार। आईएएस अधिकारी सुजीत कुमार को बनाया प्राइवेट सेक्रेटरी। 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुजीत कुमार। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा हरियाणा लेकर चलते हैं। हरियाणा से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तस्वीरें कार्यक्रम से आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें मंच पर पहुंच चुके हैं। और मैं सुभाष सुधा जी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय और हमारे संरक्षक पंचनद के हमारे अगुआ स्वामी धर्मदेव जी महाराज को आज के कार्यक्रम में एक पगड़ी पहनाकर उनका भी सम्मान करें। श्री लक्ष्मण नापा जी भी मंच पर पहुंचे हैं। मैं उनका भी मंच पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं और स्वागत समिति के सदस्यों से अनुरोध करता हूं। श्री बंताराम वाल्मीकि जी पूर्व एमएलए वो भी यहां पहुंचे हैं, उनका भी मंच पर स्वागत है। और स्वागत समिति के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वो जो हमारे विधायक, कोई और अगर विधायक पहुंचा है तो उनका भी सम्मान, उनका भी आदर करें। सुभाष सुधा जी के नेतृत्व में आज हम 4 दिनों के बाद, 4 दिन पहले भी आप आए थे और आज हम फिर एकत्रित हुए हैं। स्वामी जी को पगड़ी आज के कार्यक्रम के लिए सम्मानित करते हुए माननीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और सुभाष सुधा जी, ये नमन है उन शहीदों को, ये नमन है उन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपने जान दी है इस देश की खातिर। तो लीजिए, हमारा सम्मान पूरा हो गया है। ओएसडी टू सीएम श्री माननीय संजय बटला जी हमारे बीच हैं। मैं उनका भी मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले, इससे पहले कि हम
मैं सुभाष सुधा को यहां बुलाऊं कि वो आज जो लोग यहां आए हुए हैं नमन करने के लिए एक दीप प्रज्वलित करें। मैं सुभाष सुधा जी से आग्रह करता हूं, पहले एक पगड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये पगड़ी जो है वो सम्मान का प्रतीक है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी हमारे मित्र हरिकेश पपोसा जी अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सम्मान का प्रतीक पगड़ी बांध रहे हैं। वो हमारे बीच पहुंचे हैं और इसके पश्चात दीप प्रज्वलित होगा। जो महानुभाव प्रथम पंक्ति में बैठे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में, वो एक पवित्र ज्योति प्रज्वलित करेंगे। सुभाष सुधा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्रीमती सीमा त्रिखा जी को, श्री मनीष ग्रोवर जी को और भी जो सम्माननीय सदस्य हमारे पंचनद समिति के हैं उनको साथ लेकर आज के कार्यक्रम का आगाज जो है, आज के कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो करें पवित्र अग्नि को पवित्र जलाकर। मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, श्री कर्णदेव कंबोज जी, श्री मनीष ग्रोवर जी और प्रथम पंक्ति में हमारे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बागपत से बताते हैं। बागपत से इस बीच एक अहम खबर, बीजेपी नेता साहिल मलिक ने निकाली तिरंगा यात्रा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सैकड़ों बाइकों पर तिरंगा लगाकर निकाली गई यात्रा। अहम खबर आपको हम बता दें। बागपत से खबर, बीजेपी नेता साहिल मलिक ने निकाली तिरंगा यात्रा। सैकड़ों बाइकों पर तिरंगा लगाकर यात्रा निकाली गई है। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बिजनौर से खबर है, जहां बाइक सवार युवकों को रील बनाना भारी पड़ गया है। अहम जानकारी, बाइक सवार युवकों को कार ने टक्कर मारी है। हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पौड़ी नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला बताया जाता है। बाइक सवार युवकों को कार ने टक्कर मार दी। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। बाइक सवार युवकों को कार ने जोरदार टक्कर मारी है। शहर कोतवाली इलाके के दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे का यह पूरा मामला बताया जाता है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो रील बनाना इन युवकों को भारी पड़ा है। अब देखिए बीच सड़क पर किस तरीके से ये गाड़ी चला रहे थे, जिसके चलते गलत साइड में जाने की वजह से पीछे से आ रही कार ने टक्कर मारी और ये युवक घायल हो गए हैं। बिजनौर से खबर। अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को मिलेंगे 24 अनुभवी आईपीएस अफसर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस को 24 अनुभवी आईपीएस अफसर मिलेंगे और अगले महीने 24 अनुभवी आईपीएस अफसरों को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है और 24 पीपीएस अफसर जल्द आईपीएस बनेंगे। इसी महीने डीपीसी में लगेगी मोहर। इसी महीने को लेकर अहम बातें 1995 से 1996 बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 1995 से 1996 के 24 पीपीएस अधिकारियों के प्रमोशन हो जाएंगे, तो पीपीएस अफसर आईपीएस अफसर बन जाएंगे और 24 अनुभवी आईपीएस अफसर पुलिस को जल्द ही मिलेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अगले महीने मिलेंगे 24 अनुभवी आईपीएस अफसर।
और शिवा शर्मा इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में है। शिवा, 24 आईपीएस अफसर जल्द ही लखनऊ पुलिस को मिलने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है? शिवा, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? शिवा, आवाज मिल रही है आपको हमारी? शिवा, 24 आईपीएस अफसर जो अनुभवी हैं वो पुलिस को मिलने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, इसी महीने की आखिरी वक्त पे ये कहा जा रहा है कि डीपीसी होनी है और डीए डीपीसी दिल्ली में होगी, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस में कई सालों से अपनी सेवा दे रहे 24 पीपीएस अफसर जो एडिशनल एसपी के सीनियर ग्रेड स्केल पे है, वो उनके डीपीसी होने के बाद वो आईपीएस पर प्रमोट हो जाएंगे। और ये जो पीपीएस अफसर है वो 1995 और 1996 ये 2 बैच के पीपीएस अफसर है जिनके प्रमोशन लगभग तय होने हैं। गृह विभाग ने दोनों ही बैच के जो 24 पीपीएस अफसर है उनके प्रमोशन के लिए यूपीएससी को ये प्रस्ताव भेज भी दिया है। अब दिल्ली में जब बैठक होगी तो इस बैठक में जो तमाम 24 पीपीएस अधिकारियों के नाम है उन पर मोहर लगेगी और प्रमोट होकर के आईपीएस बन जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को अगले महीने तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 अनुभवी आईपीएस अफसर मिल जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं देंगे, अलग अलग जनपदों में अलग अलग जगहों पे अपना जो अनुभव है उसको साझा करेंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस को अपना अहम योगदान देंगे। बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर इसी महीने डीपीसी में मोहर लग जाएगी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लाइव न्यूज में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।